नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का सबसे बड़ा केंद्र यानी कि सिंहासन। 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में माहौल बन चुका है और इस माहौल से जुड़ी हर एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने इतिहास बदल डाला, एक नई इबारत लिख डाली। जिन हिंदुओं ने इंसाफ की उम्मीदें छोड़ दी थी, जिन्हें कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों ने दर-दर भटकाया, उन हिंदुओं के जख्मों पर योगी सरकार ने 48 साल बाद मरहम लगाया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 48 साल बाद हिंदू परिवारों को इंसाफ मिला। बाबा ने इंसाफ दिया। जहां संभल दंगों में अपना सब कुछ गंवा दिया था इन हिंदुओं ने, लेकिन 4 जून की तारीख उस समय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब योगी सरकार ने 1978 के दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को 100 स्क्वायर मीटर जमीन का पट्टा सौंपा। संभल के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने रामशरण रस्तोगी की बहू रुक्मिणी को पट्टे की जमीन का प्रमाण पत्र दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जब केंद्र की सरकार, योगी सरकार, यह कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस दृढ़ संकल्प के साथ कहती है कि हर व्यक्ति को, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी न्याय और बराबरी का मौका मिले। जब यह पूरा मामला चल रहा था तो इस समय जेपीएस राठौड़ ने कहा कि संभल में 48 साल पहले जिनके आशियाने जलाए गए, आज उनके आंसू पोंछने आया हूं। न जाने कितनी पीढ़ियां इंतजार करते करते गुजर गईं। भारत 47 में आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में आजाद संभल का जन्म आज हुआ है। क्या कुछ कहा जेपीएस राठौड़ ने, आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि 1978 यानी कि अब से लगभग 48 साल पहले संभल में 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। यहाँ पर दंगे हुए थे, प्रायोजित तरीके से दंगे हुए थे, लोगों को जलाकर मारने की घटनाएं हुई थी। तब प्रशासन, शासन मूक बैठा रहा और लोगों की जानें चली जाती रही। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो लोग घटना में दोषी थे। उसके बाद उन परिवारों को राहत देने के लिए, उनको घर वापसी के लिए, उनका आशियां बनाने के लिए फिर से उनको भूमि आवंटित करी, ताकि यहाँ पर जो लोग छोड़कर चले गए अपने घर, दुकान को, वो फिर से यहाँ पर पुनर्वापसी कर सकें और यहाँ पर सुकून की नींद सो सकें, चैन से रह सकें। इसके लिए सरकार ने ऐसे 100 से ज्यादा लोगों के लिए जमीनें यहाँ पर खोजी हैं और उनको 100 वर्ग मीटर तक का पट्टा देने का काम करें। आज उसकी शुरुआत। इतिहास के पन्नों को जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1978 के दंगा पीड़ित परिवारों की जमीन को यहां जबरन कब्जा किया गया, लेकिन उस जमीन को योगी सरकार ने वापस लिया और उस जमीन पर अब योगी सरकार पुनर्वास का कार्यक्रम चला रही है। और पहला जो हिस्सा है वो दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को 100 मीटर के जमीन के तौर पर दिया गया है। इस कब्जाई गई जमीन पर कोतवाली क्षेत्र के शेर खां सराय गांव में टीले वाली मस्जिद के पास कार्यक्रम में मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी का प्रण भी पूरा हुआ। सीएम योगी ने 7 अप्रैल को मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना संकल्प लोगों के सामने रखा था और कहा था कि संभल में 1978 में हुए दंगों में सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया। डर के मारे लोग दिल्ली समेत अन्य शहरों में पलायन कर गए। पीड़ित परिवार अपनी जमीन के कागज लेकर आए तो उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। उनको उनकी जमीन पर कब्जा मैं दिलवाऊंगा। तो योगी ने क्या प्रण लिया था 7 अप्रैल 2026 को? 7 अप्रैल 2026 को सीएम योगी ने संकल्प दोहराया था पूरी दुनिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, कि संभल दंगे के पीड़ित परिवार जो हैं, जिन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी और जिनकी जमीन पर कब्जा हो गया है, मैं उनको जमीन दिलवाऊंगा। 48 साल बाद इंसाफ मिला। दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को मिली जमीन। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने इस जमीन का प्रमाण पत्र सरकार की ओर से सौंपा। लेकिन अब सवाल यह है कि 1978 में हुआ क्या था? 1978 में संभल में एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें कई हिंदू मारे गए और कईयों को पलायन करना पड़ा। इसके बाद से लगातार इंसाफ की मांग होती रही। बीजेपी कहती है कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों में 48 साल से इंसाफ की फाइलें धूल फांकती रही।
इंदिरा गांधी ने भी घर आकर आश्वासन दिया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आवास आवंटन की पत्रावली स्वीकृत होने के बाद उनके पौत्र कपिल ने दंगों से विस्थापित हुए अन्य हिंदुओं से दोबारा संभल में आकर बसने की अपील की है। कपिल रस्तोगी ने कहा कि योगी सरकार में संभल सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है और कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय और नैमिषारण्य तीर्थ शेमनाथ मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ भी पहुंचे। उन्होंने दंगा पीड़ितों को फिर से बसाए जाने का स्वागत किया। योगी सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य है, विकास और न्याय। और 12 अगस्त 2025 को इस अवैध कब्जे को खाली कराया गया था, जहां पर आज पीड़ितों को न्याय दिया जा रहा है। टीले वाली मस्जिद पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 9 जुलाई 2025 को तहसीलदार कोर्ट ने आदेश दिया, खाली कराई करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर अब पीड़ित परिवारों को बसाया जा रहा है। 1978 के दंगों का दर्द रामशरण रस्तोगी के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी मां के साथ बुधवार को संभल के तहसीलदार सभागार पहुंचे और उन्होंने उस दर्द को भी बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे दुकान लूटने से मना करने पर दंगाइयों ने दादा की नृशंस हत्या कर दी। दंगाइयों की धमकी से पलायन करना पड़ा, लेकिन 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया। उससे परिवार में विश्वास जागा, साथ ही योगी जैसी भी मुलाकात के बाद भरोसा हुआ कि संभल को फिर से जिंदा किया जा सकता है। कोई इस चीज की, इस घटना की ना सुध ली। उस समय राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में मुरारी देसाई जी प्रधानमंत्री थे और नेता विपक्ष इंदिरा गांधी थी केंद्र की सरकार में। और जो उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार थी, उन दोनों ने कोई सुध नहीं ली। अपनी माता जी के साथ में योगी जी के आवास पर गया और अपना दर्द उन्हें बताया कि इस तरीके से मेरे दादाजी का कत्लेआम हुआ था और किस तरीके से बेरहमी से उन्हें मार के उनकी हत्या हुई थी। तब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ने संभल शासन प्रशासन को हमारा पत्र फिर से वापस करा और फिर उसमें जांच हुई। जांच होने के बाद में जो भी निकल के सामने आया, फिर हमें आवास ये भूमि हमें उपलब्ध कराई जाती है। शासन प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ। माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और संभल की शासन प्रशासन को भी जिन्होंने सहयोग करा हमारे लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन संभल दंगे की जो कहानी है वो बहुत दर्द भरी कहानी है। लोग आज भी इस कहानी को सुनकर सिहर उठते हैं। अपीजमेंट की राजनीति ऐसी हुई कि इस मामले में हाथ डालने की हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। 29 मार्च 1978 को एक मुस्लिम नेता के भड़काऊ भाषण से पूरा संभल जल गया। सांप्रदायिक दंगे की आग में कई हिंदू परिवार झुलस गए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दंगे में 100 लोग मारे गए। दंगे के दौरान कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। दंगे की चपेट में आए रामशरण रस्तोगी मोहल्ला कोट पूर्वी में रहते थे। रामशरण रस्तोगी रामशरण नखासा तिराहे पर परचून की दुकान चलाते थे, लेकिन दंगाई इस कदर पागल हो गए थे कि रस्तोगी की दुकान जलाकर दंगाइयों ने उनकी हत्या भी कर दी। न कार्रवाई, न कोई सहायता। 1978 में रामनरेश यादव थे यूपी के सीएम। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी और जैसा कि आपने अभी सुना, रस्तोगी के परिवार वालों को जिन्होंने कहा कि उस समय तत्कालीन नेता विपक्ष इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इस इलाके का दौरा भी किया क्योंकि वो नेता विपक्ष थी। आर्थिक सहयोग और कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन ना कोई आर्थिक सहायता मिली और ना ही कोई कार्रवाई की गई। फिर चीजें धीरे धीरे फाइलों में दब गई। हालांकि रामशरण के परिवार की मुश्किलें नहीं खत्म हुई। हत्या के बाद परिवार को लगातार धमकी दी जाती रही और आखिरकार 1979 में परिवार को संभल छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा और परिवार गाजियाबाद चला आया। तो 48 साल के बाद सीएम योगी ने इंसाफ दिलाया है। 1978 के दंगों का हिसाब किया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसे अपीजमेंट की राजनीति के तौर पर देख रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। चंद्रमोहन चौबे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारिक अहमद लारी नेता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लारी साहब आपसे, आपको इसमें भी अपीजमेंट दिखता है? क्या आप इसको भी 27 के चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखेंगे?
आपको नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा? मुझे ताज्जुब है कि आप लोग कौन सा चश्मा पहने हैं कि आप लोग को दिख ही नहीं रहा है। ये तो 2017 से बैठे हुए हैं, तो 2017 से इंसाफ क्यों नहीं किया? ये 2025 में 26-27 के चुनाव के टाइम पे इंसाफ की कौन सी बात कर रहे हैं? मैं तो ये ताज्जुब की बात कर रहा हूँ। क्या इससे पहले इंसाफ देने के लिए ये नहीं थे? क्या ये इतने साल से 10 साल से जो लोग परेशान है बकौल आपके, उनको इंसाफ नहीं दे सकते थे? अरे दे हैव मूव्ड ऑन, वो अब लाइफ आगे बढ़ा दी, तो उसके बाद उस चीज को कुरेद रहे हैं। ऐसे तो आप देखिए ना जाने कितने केसेस मुसलमानों के साथ हुए होंगे, आज तक तो वो इंसाफ दिला नहीं पाए हैं। क्या इंसाफ दिलाया गया है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मेरठ, गाजियाबाद, कहाँ नहीं कत्लेआम हुआ है? कहाँ कत्लेआम नहीं हुआ है? 2002 आप गुजरात चले आइए, कत्लेआम तो छोड़िए, वो जेनोसाइड हो रहा था। जेनोसाइड, इट वाज लाइक हॉलोकॉस्ट एंड ऑल। तो कौन सा इंसाफ हो रहा है? मुझे बता दीजिए कि ये इंसाफ किया है। क्योंकि ये अपीजमेंट की राजनीति है, इलेक्शन आ गया है तो इनको करना है। क्यों नहीं इंसाफ दिला पा रहे हैं उस लड़की को जिसकी साथ जो है जिला जज थी और उसके 20 लाख रुपए का शेयर बनेगा थी? क्यों नहीं इंसाफ दिला पाए उस लड़के को जिस लड़के ने हिंदू लड़के को मार दिया? इंसाफ दिलाने के लिए साहू मिला था, क्योंकि वो वहां मुसलमान ने मारा था। दूसरे उसको क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे 1.5 साल के बच्चे को, जिसको उसके सगे चाचा ने उसकी माँ के लिए मार दिया? 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया, क्यों नहीं इंसाफ दिलाया गया? पैर में गोली मार दी गई, क्या वो पैर के लायक था? 1.5 साल का बच्चा, उसका मर्डर उसकी माँ के लिए कर दिया। अरे तो आप दिला दिए होते, आपके पास भी तो मौका था। आप दुनिया भर की चीजें गिना रहे हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करा देते भाई, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करा देते। आपने तो 1978 के दंगा पीड़ितों को छोड़ रखा था, आपकी सरकार भी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि नहीं 12 से लेकर 17 तक। आपने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया और कितने दंगे हुए उस रजीम में? अरे भाई, तो जो करेगा वो तो अपने काम को गाएगा ही। इसमें कौन सी गलत बात, कौन सी बुराई है लारी साहब? करने में कौन सा इंसाफ था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आज इंसाफ याद आ रहा है 2017 में क्यों नहीं हुआ? मोदी जी को भी अभी तक कश्मीरी पंडित याद नहीं आए। अभी चुनाव आने दिए तो कश्मीरी पंडित भी याद आ जाएंगे। 15 साल होने के बाद कश्मीरी पंडित याद आएंगे, 14 साल होने के बाद। 10 साल से आप बैठे हुए हैं और आप ही की सरकार थी, जनता दल को आप ही समर्थन दे रहे थे। जनता दल को आप ही समर्थन दे रहे थे जब कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था। आपने विड्रॉ नहीं किया। आपने कब समर्थन विड्रॉ किया? जब मंडल कमीशन यानी बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देने लगे, तब आपने समर्थन विड्रॉ कर लिया कि नहीं, बैकवर्ड और शेड्यूल। अरे समझ नहीं आता, बुलडोजर चले तो प्रॉब्लम, अपराधियों पर कार्रवाई हो तो प्रॉब्लम, किसी को इंसाफ मिल जाए तो प्रॉब्लम, पीड़ित हिंदुओं को मकान मिल जाए तो प्रॉब्लम, मुसलमानों को घर मिल जाए तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? दलितों के पिछड़ों का आरक्षण भी तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप वहीं टोकने लगते हैं। बाकी नहीं कर, ताकि जनता से मेरी बात ना जाए। भाई दलितों पिछड़ों का आरक्षण तो क्यों इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया? क्यों इन्होंने अरे आप लोगों की हालत तो ये हो गई है कि योगी सरकार शौचालय भी बना दे तो आप कहेंगे कि भाई शौचालय क्यों बनवा रहे हैं, हम तो बाहर ही ठीक जाते थे, अच्छा खुले में हवा में जाते थे, अच्छा लगता था। अभी विरोध की एक लाइन होनी चाहिए ना भाई साहब। जब कुछ खाएंगे तो निकालेंगे क्या? खाने की चीजें महंगी होती जा रही है। आप कह रहे हैं अरे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि योगी सरकार शौचालय भी बनवा रही है, तो आप कह रहे हैं खुले में ही ज्यादा बढ़िया था, शौचालय बनवाकर 4 दीवारी में कैद कर रहे हैं। किसको कैद कर रहे हैं? नहीं, अगर शौचालय भी कोई बनवा दे तो आपको मतलब कह रहे हैं विरोध करना है तो विरोध करना है, फिर चाहे वो किसी भी बात पर हो। जी ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी आपको जवाब देंगे। जी ठीक है, चौबे जी माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी विवेक जी, इस समय तो इनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी और उस पीड़ित परिवार के साथ इनको सहानुभूति रखनी चाहिए थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए थी कि जो अन्याय, जो अत्याचार 1978 में इस परिवार के मुखिया के साथ हुआ था कि उसके दुकान में घुसकर उसको वहां से घसीट कर मारते हुए, काटते हुए तलवार से कुएं में फेंक दिया था। आज यदि उस परिवार के साथ न्याय हो रहा है, उस परिवार को उसका अधिकार मिल रहा है, जो 1978 में संभल छोड़कर
दिल्ली चले गए थे या अन्य जिलों में चले गए थे, यदि ऐसे परिवार को, पीड़ित परिवार को, ऐसे लोगों को यदि न्याय मिल रहा है, तो इसमें तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य लोग हों, उनको तो इस बात की सराहना करनी चाहिए कि ऐसे पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो रहा है। लेकिन चूंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ना तो समाजवादी पार्टी और अभी आएगी कांग्रेस, वो भी नहीं इस पक्ष में बोलेंगे, इस पक्ष में वो नहीं बोलेंगे कि ये सही हुआ है उन पीड़ितों के साथ, उनके साथ जिनके साथ अत्याचार हुआ है, क्योंकि इनके आगे जो है वोट बैंक की तुष्टीकरण की जो ये एक अरे वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको 10 साल क्यों लग गए। लारी साहब का सवाल ये कि अगर आपको इंसाफ करना ही था तो आप 10 साल देर कैसे हो गए। नहीं, ये तो हर बात पे ही कहते हैं। जब मंदिर का निर्माण हुआ तब भी इन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 हटा तब भी इन्होंने कहा। ये थोड़ी ना कहेंगे कि न्याय हो रहा है उसका समर्थन, ये समर्थन नहीं करेंगे। और ये अंतरात्मा कहता है कि अच्छा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो है, इनको जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो बैंक वोट बैंक की राजनीति है, वो इनको रोकती है, इनके पार्टी को रोकती है। क्योंकि ये क्या इनको निंदा नहीं करना चाहिए? एक बार भी निंदा निकला कि उन लोगों ने उनके साथ क्या अत्याचार किया? अभी देख लीजिए, जिस प्रकार से पत्थर निकलता है, जिस प्रकार से जो है तलवारें निकलती हैं, जिस प्रकार से लोगों को मारा जाता है, पुलिस वालों को पीटा जाता है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून व्यवस्था, ये आतंकी, ये पत्थरबाज अपने हाथ में लेते हैं, ये कभी उनकी निंदा करते हैं? जी, ये मतलब ये मुसलमानों का ध्यान, ये सिर्फ मुसलमानों का ध्यान रखते हैं। वैभव जी के पास आ रहा हूं। वैभव जी, 1978 के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हुई नहीं हुई सब इतिहास में लिखा हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद सरकारें इतनी मजबूर थी कि हिंदुओं को कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं था? विवेक जी, बेसिकली बात, आवाज मेरी रिपीट आ रही है, इसको ठीक कराइए जी। विवेक जी, भाजपा की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की पॉलिटिक्स है। वो महंगाई, बेरोजगारी, आपकी आवाज नहीं आ रही त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी को दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। सेम सवाल मेरा संजीव कौशिक जी से है। कौशिक जी, क्या इतने हाथ बंधे हुए थे सरकारों के? देखिए भाई, राजनीति में टाइमिंग बेहद मायने रखता है और ये टाइमिंग का ही मामला है सब कुछ। हाँ। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग वहां से पलायन कर गए, निश्चित तौर पे उस तरह की स्थिति बनी और वो यदि बाहर चले गए तो उनको वहां बसने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह की स्टोरी बनाई जा रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उसमें क्या आपको राजनीति नहीं दिखाई देती? कब्रिस्तान के सरकारी जमीन वाले अवैध कब्जे को पहले ढाया जाता है, मस्जिद को ढाया जाता है और उस पर उस व्यक्ति को जो वहां का वासिंदा था, पलायन कर गया था, उसको 100 गज का पट्टा दिया जाता है। गले में पट्टा डाल दीजिए फिर तो, और उसी के नाम पर वोट मांगिए आप। अरे उसके कब्जे वाले जमीन को मुक्त कराते ना, उसके अपने जमीन को मुक्त कराते, उसे दिलवाते तो बात बनती। आप उसे 100 गज जमीन एक व्यक्ति को रहने के लिए दे रहे हैं वहां पे। उसका कारोबार, जो कारोबार आके गाजियाबाद में कारोबार कर रहा है, उस एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ आ जाओ यहाँ पे और 100 गज का जमीन तुमको दे रहे हैं, बसा रहे हैं आप। किस लेवल की राजनीति है ये? जो चुनाव नजदीक आएगा और इसमें गलत क्या है? मतलब क्या आपको क्या गलत लग रहा है इसमें? होती जाएगी ना। हाँ। राजनीति करेंगे तो इस लेवल की राजनीति करेंगे। आपको दिलवाना है, हमें कोई एतराज नहीं है, दिलवाइए, उसके कब्जे वाले जमीन को दिलवाइए। यदि किसी ने कब्जा कर लिया है तो वो दिलाइए। नहीं, प्रॉब्लम किस बात से है? करके आप वहां पे पूजा करवाएं, आप वहां पे अवैध निर्माण करा दिया गया था हिंदुओं की जमीन पर, उसको गिराया गया, इस बात से प्रॉब्लम है। 100 गज जमीन दी गई, इस बात से प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि या हिंदुओं को जमीन दी जा रही, इस बात से प्रॉब्लम है? नहीं, हमें किसी बात से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है योगी जी के इस तरह की नीतियों से, जो साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वहां से कोई पलायन कर गया, उसकी जमीनें छीन ली गई, किसी ने कब्जा कर लिया, तो अवैध यदि किसी ने कब्जा कर लिया है तो वो जमीनें उसको मिलनी चाहिए।
आप सरकारी जमीन पर जहां मस्जिद बने हैं, जहां कब्रिस्तान बने हैं, उसको आप तोड़ते हैं, खाली कराते हैं, कहते हैं कि इसने अवैध कब्जा कर लिया और उस जमीन का आप 100 गज का पट्टा उन लोगों के नाम पे दे रहे हैं। किस लेवल की राजनीति? ये नीच लेवल की, इस लेवल की राजनीति तो समझ में नहीं आ रही है। ये कौन सी राजनीति है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये बात नहीं समझ रही है कि आखिरी वक्त में आप 9 साल से ज्यादा बिता चुके हैं सत्ता में रहते हुए, और आखिरी वक्त में इस तरह की नीच राजनीति खेल रहे हैं आप। फिर एक बार पुनः जो शांति, एक जगह पे शांति बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं आप। एक फिजा बने, एक ध्रुवीकरण का मौका मिले पूरे प्रदेश में। आप सीधी राजनीति नहीं कर सकते क्या? आप सरकारी मुद्दों पे बात नहीं कर सकते क्या? आप पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर सकते क्या? बच्चों को नौकरियां नहीं दिलवा पा रहे हैं उस पर बात नहीं कर सकते क्या? रिजल्ट निकलने के बाद में बच्चे कोर्ट में दौड़ रहे हैं उस पर बात नहीं कर सकते हैं क्या? आपको बात करने के लिए हिंदू मुसलमान है। तो जो व्यक्ति जिस तरह का काम करता है, जो राजनीति करने की जो शैली है, उसी शैली को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता समझे इस चीज को। जी विवेक भाई जी, मतलब वैभव त्रिपाठी दोबारा आ गए। वैभव त्रिपाठी जी। हाँ त्रिपाठी जी। विवेक, बेसिकली सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए इस टाइप की चीजें की जा रही हैं। योगी सरकार के पास अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी उपलब्धि नहीं है जो वो बता सके कि हमने प्रदेश की जनता के लिए ये किया, ये सहूलियत दी। किसानों की बिजली महंगी हो गई। स्थिति ये है कि पहले जो 300 रुपए महीने का बिजली बिल था, अब वो 3000 हो गया है। स्मार्ट मीटर से खुली लूट चल रही है, प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं। इस पे चर्चा ना हो, पेपर लीक पे चर्चा ना हो, बोर्ड की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, सीबीएसई का पेपर लीक हो रहा है, साइट हैक हो रही है, इस पे चर्चा ना हो। इस वजह से एक ऐसा उफा फेंकिए, और उसमें भी क्या मिस्टर रस्तोगी की अपनी जमीन को दिया है उन्होंने? नहीं, सरकारी जमीन का आवंटन करके वाहवाही लूट रहे हैं। है क्या कि हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो मामला भावनात्मक हो जाएगा, और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण इनका मूल टारगेट है। ध्रुवीकरण की राजनीति के अलावा योगी के पास ना कोई शिक्षा की सोच है, ना ही रोजगार की सोच है, ना ही किसानों के उत्थान की सोच है, ना ही युवाओं को कहीं सेटल करने की इच्छा है इनकी। इनको सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है कि किस मुद्दे से हम हिंदू और मुस्लिम करें। वैभव भाई बहुत दिन के बाद आप मिले, मुझे एक बात बताइए, 78 के दंगों के बाद कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, राज्य की सरकार रही हो, कोई भी सरकार इस इलाके में घुसने से, इंसाफ करने से, उन दंगाइयों को पकड़ने से कतराती रही? क्या ये ध्रुवीकरण नहीं था? ये अपीजमेंट नहीं था? ये तुष्टीकरण नहीं था? विवेक जी के दादाजी के साथ एक व्यक्ति की इतनी कटुता थी, मर्डर की नौबत थी। अब विवेक जी उस बात को लेके गांव में जाएं और पहले उस कटुता को निपटाएं। विवेक अपनी नौकरी छोड़ दे, विवेक अपने बच्चों का भविष्य छोड़ दे, यही बात कर रहे हैं ना विवेक। सवाल ये है कि जहां सरकार हर मामले में विफल है, जहां कोई जवाब नहीं दे पा रही है, तो हिंदू मुस्लिम कर दे। जैसे ही हिंदू मुस्लिम करेगा, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, छात्रों के मुद्दे घूम जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम में। सवाल यह है कि बनारस में आज एक यूपी का जो माफिया डॉन था, उसको जगन्नाथ धाम का अध्यक्ष बना दिया वहां ट्रस्ट का। वहां गरीब आदमी अपना घर बचाने को त्राहिमाम डीएम साहब कर रहा है, लेकिन योगी जी के इस एजेंडे को पूरा करना, मतलब रस्तोगी, मतलब वैभव जी, ठीक है, आप अरे गुस्सा मत हुई भाई, लेकिन क्या उस ब्राह्मण को हक दिलाने का आपका काम नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, माफिया को वहां अध्यक्ष बनाकर, विवेक बात पूरी होने दीजिए। पूरी करने को बहुत मालगाड़ी टाइप बात बोलते हैं, लंबा छोटा बोलिए ना, जल्दी से सुनिए मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं छोटा बोल रहा हूँ। क्या उस ब्राह्मण को उसके घर से निकालना, माफिया को वहां अध्यक्ष बनाना, यही सनातन है? पुजारी को घर से बाहर कर देने से सनातन जीवित होगा? ठीक है, आपका सवाल आ गया। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। नो। अब मेरा सवाल मैं पूछ लूं आपसे, एक भी व्यक्ति अगर इंसाफ से छूट जाए तो क्या उस लोकतंत्र को 100% सही माना जाएगा? अगर रस्तोगी परिवार को 78 के बाद से इंसाफ नहीं मिल पाया, तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है कि नहीं कि उनको इंसाफ दिलाए? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नहीं इंसाफ दिलाए? तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है सर। जिम्मेदारी विपक्ष की हर सरकार की बनती है, कांग्रेस की बनती है, समाजवादी की बनती है, बाकी सभी दलों की बनती है, सिवाय एक के, महामानव मोदी जी, महामानव योगी।
पिछले 12 साल से मोदी जी पेट्रोलियम में लूट कर रहे थे, उस पर कोई सवाल नहीं। महामानव है जी, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर। योगी जी 9.5 साल से बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरियों पे बैन लगा हुआ है। अब देखिए वो तेल वेल की बात आएगी तो भाई कांग्रेस की सरकार में तो भविष्य का तेल बॉन्ड बेच लिया गया, जिसका भुगतान भी उस समय की सरकार को नहीं करना था। बेचा गया कि नहीं बेचा गया? इस बात का जवाब ले लीजिए। और उस पर मैं बिल्कुल लूंगा, और उस पर उस समय की सरकार के ऊपर उसका कर्जा भी नहीं दिखाया गया। ये बात भी सही है, बेचा गया कि नहीं बेचा गया। अब मैं फिर वो डिबेट हो जाएगा मामला भाई। नहीं विवेक सवाल खड़े करके भागिए नहीं। अरे कहाँ भाग रहा हूं, मैं तो यहीं खड़ा हूं। 40,000 करोड़ के थे, प्लीज मैं बोल रहा हूँ। बोलिए ना। अरे मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। हाँ प्लीज। और बॉन्ड 40,000 करोड़ के थे, और नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल एक्साइज और सेस मिलाकर फिर सिर्फ 10 साल में 48 लाख करोड़ वसूली किए। अभी ऑयल बॉन्ड नहीं बचा। अरे गजब स्थिति है भाई। महामानव जब किसानों ठीक है, आलोक पांडे जी को स्क्रिप्ट लेकर आएगा तो वो नहीं मिला, लेकिन जैसे ही $10 महंगा हुआ पेट्रोलियम, किसानों के ऊपर बोझ लाद दिया। योगी सरकार ने बिजली बिल में 10% का इजाफा कर दिया। ठीक है, इस पे सवाल नहीं होगा। विवेक बिजली बिल के बढ़ने पर एक डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में विवेक को भी शायद रुचि हो। मैं विवेक से ये आग्रह करता हूँ कि किसानों के मुद्दों को ध्यान में रख के, युवाओं के मुद्दों को ध्यान में रख के आपको डिबेट फ्रेम करनी चाहिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो है वो सबको भाता है, इसमें गरीबों के हक लूटे जाते हैं। ठीक है बाबा भाई, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या हमारे क्या हम पत्रकारों का क्या है, मैं आपको 2 लाइन में इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। अकबर इलाहाबादी की लाइन है, हम आ भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती है। तो हम तो आ करने वाले भी नहीं है। आलोक पांडे जी कुछ कह रहे हैं। आलोक पांडे जी। विवेक भाई, मतलब मैं क्या कहूँ, इस देश में जब बात हिंदू की आ जाए, सनातनियों की आ जाए, तो आप सोचिए 1978 का संभल दंगा, 184 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और ये बात क्या करें महंगाई। तो आज डिबेट का टॉपिक क्या है कि वहां पर विस्थापित जिनको जला दिया गया है, काट डाला गया, जिसको काट के पुलिस चौकी के पास फेंक दिया गया कुएं में, उस परिवार को 48 साल बाद अगर बताने की बात हो रही है तो इनको महंगाई फेर देना है। भाई ये मुझे आज समझ में नहीं आता, इस देश में मूल मुद्दा क्या होगा। किसी की जिंदगी मूल मुद्दा है, जिंदा रहेगा तो महंगाई रहेगी, जिंदा ही नहीं रहेगा तो महंगाई कहां से रहेगी। काट डाला गया हिंदुओं को वहां। और सुनिए, समाजवादी पार्टी मेरे साथ प्रेम में 1993 में इन्होंने उन दंगाइयों के आरोप भी खत्म कर दिए, बोले प्रमाण ही नहीं है। बीच में नहीं, इनको चुप कराइए, बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में सब बोला नहीं था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा कोई दंगा देखा चाहे एक भी आरोपी को सजा न हुई हो, 184 लोगों की हत्या जिंदा करा दिया गया। महंगाई सूझ रही है, सूझ रहा है, एक एक करके त्रिपाठी जी, एक एक करके देखिए सबको पर्याप्त मौका दिया गया। एक एक करके बोलिए, क्योंकि ना देखिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, अभी आप स्टूडियो में होते तो मैं आप लोग दोनों को बोलने देता एक साथ। अभी क्या है कि आप लोग जब बोलेंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो किसी की आवाज नहीं आती है, क्योंकि अब थोड़ा सा मामला डिजिटल हो गया। आलोक जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपकी आपत्ति ले लूंगा। एक बार आलोक जी पूरा कर लें, फिर आपको जो सवाल होगा पूछ लीजिएगा। आलोक जी। विवेक भाई, आपको बताए जो वैभव त्रिपाठी जी है वो तो हमको बोलने ही नहीं देते, क्योंकि जिस समय मैं बोलता हूँ उसके आगे महंगाई ले आते हैं। मैं देता हूँ हत्या, मैं देता हूँ जस्टिस, हिंदुओं के साथ जस्टिस। इस देश में हिंदुओं के साथ जस्टिस ही होने कांग्रेस करने नहीं देना चाहती। मुसलमानों के साथ आप बताइए, मुसलमानों के साथ हो जाए। ठीक है, आलोक पांडे जी का मूल प्रश्न ये, वैभव त्रिपाठी जी एक सेकंड में, चौबे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। लादी साहब, उनका प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई और पता नहीं जो मुद्दे उठा रही है। 10 सेकेंड। हाँ ठीक है, त्रिपाठी जी आप ही बोलिए, चलिए बोल लीजिए आप बोलिए। मिस्टर आलोक को भाई दंगे में जो भी मरे, हमारी उनके साथ सहानुभूति है। कोई मरता है हम उसको जख्म नहीं बनाते। कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाते, मिस्टर आलोक का सिर कूदने लगे आप। कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, तो मैं करूं क्या? आप किसान मुझे तो मैं करूं क्या? आप लोगों ने जस्टिस के साथ बच्चे चुनाव होना चाहते
सहानुभूति दे रही है। महंगाई बढ़ाने के साथ, महंगाई के मुद्दे के साथ आप सहानुभूति कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, एक एक करके वैभव त्रिपाठी जी ने अभी कहा, चूंकि मामला हिंदुओं की निर्मम हत्या का संभल में हो रहा है, 78 में हिंदुओं की हत्या हुई, उन्हें जलाकर मारा गया, तो वैभव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमें सहानुभूति हर किसी से है, अगर एक कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आकर मर जाए तो हम उससे भी ये कंपैरिजन है क्या त्रिपाठी जी? मतलब आप हिंदुओं की तुलना आप एक कुत्ते से कर रहे हैं जो गाड़ी के नीचे आता है। मैंने कोट किया प्रधानमंत्री जी के उस शब्द को जब उन्होंने कहा कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कोट किया था कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आता है तो सहानुभूति होती है। ये पीएम ने नहीं कहा था, ये किसी और लीडर ने कहा था, ये किसी और लीडर ने कहा था, ये मैं आपको नाम भी याद दिला दूंगा, किसी और लीडर ने कहा था, नरेंद्र मोदी, ये किसी और लीडर ने कहा था, पहली बात। लेकिन क्या आपने संभल में रह रहे हिंदुओं की तुलना ट्रक के नीचे आने वाले एक कुत्ते से की? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ता भी आ जाता है तो दर्द होता है, लेकिन गुजरात के उन लोगों के लिए उनके मन में दर्द नहीं था। हमने आलोक जी से सिर्फ 10 सेकंड का समय मांगा और एक सवाल पूछा कि क्या नहीं, मेरे टोकने पर आपने पीएम का नाम कोट किया, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं ये बयान पीएम का नहीं है। आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, आपको चंद्रमोहन जी जवाब देना चाह रहे हैं। 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड नहीं मिला और मेरी एक बात सिर्फ इसलिए कि 2 शब्द हैं हमारी बारी में ना बोले। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाफरमानी और बेवजह के कानून थोपने की वजह से हुई। क्या उन 700 किसानों के लिए जरा भी सहानुभूति आलोक पांडे में क्या आपने में है क्या आपने संभल के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी तुलना एक ऐसे कोर्ट से की जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं? आप खैर मना करें। चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहा है आपको। चंद्रमोहन चौबे जी। विवेक जी, इससे बड़ी निर्लजता क्या हो सकती है कि वैभव त्रिपाठी जी के मुंह से एक बार भी उन दंगाइयों के लिए, उन पत्थरबाजों के लिए कुछ नहीं निकला। 1978 छोड़िए, वो तो जब हुआ था 2024 में जो इन लोगों ने दंगा किया था संभल में, और उसके बाद जितनी भी जानकारी आई कब्जा करने की सरकारी जमीन और लोगों का, उसके प्रति इस व्यक्ति ने, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, मानसिक विक्षिप्त है क्या आप? मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या वैभव त्रिपाठी जी? राहुल गांधी तो मानसिक विक्षिप्त हैं, क्या आप भी मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं? अपनी बारी में बोलिए, विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि भाजपा आतंकवादियों के पक्ष में बोलते बोलते मानसिक विक्षिप्त हो गए, दंगाइयों के पक्ष में बोलते बोलते मानसिक विक्षिप्त हो गए, पत्थरबाजों के पक्ष में बोलते बोलते मानसिक विक्षिप्त हो गए, कब्जा करने वाले सरकारी जमीनों पर, लोगों के घरों में कब्जा करने वालों के पक्ष में बोलते बोलते मानसिक विक्षिप्त हो गए। लज्जा करिए, लज्जा शर्म करिए। AK एंटोनी ने कहा था 2014 में, देखिए पर्सनल अटैक मत कीजिए। देखिए पर्सनल होने का विषय नहीं है, देखिए पर्सनल होने का विषय नहीं है, मीडिया की छोड़िए चौबे जी, पर्सनल होने का विषय नहीं है। बातों को ध्यान में रखिए। देखिए मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, पर्सनल होने का विषय नहीं है। पर्सनल अटैक से आगे बढ़कर मुद्दों की बात की जाए। क्या हिंदुओं को इंसाफ मिलने में इस देश में देर हुई बिकॉज ऑफ द आवर पॉलिटिकल पार्टीज? विवेक जी, हमने वैभव जी के बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक बात है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उस बात का सम्मान करता हूँ। चौबे जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं तारिक अहमद लारी जी के पास और आलोक पांडे जी और संजीव कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी। नहीं विवेक जी, आप देखिए, जब पैनल पर बैठे सभी लोग और आपके दर्शक भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि वैभव त्रिपाठी जी ने एक बार भी उन पत्थरबाजों के बारे में, 1978 छोड़ दीजिए, अभी 2024 में जो वहां दंगा हुआ था, कितने लोग मारे गए, पुलिस वालों पर हमला हुआ, वहां पे अवैध कब्जे किए गए, उसकी भी निंदा इन्होंने नहीं की। निर्लजता की एक सीमा होती है। AK एंटोनी ने कहा था कि कांग्रेस इसीलिए हार रही है क्योंकि वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है।
ये मीडिया के छोड़े, ये हमारे छोड़े, कम से कम AK एंटोनी जी की बातों को ही मान लेते तो आज कांग्रेस की जी ये ठीक है। लारी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ, स्पेशली विपक्ष ने सिर्फ मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाया और इसी का नतीजा था जो तस्वीर हम लगातार देखते रहे, चाहे वो संभल में, चाहे वो मुजफ्फरनगर में, चाहे कहीं और पर भी जो तस्वीर सामने आई। लारी साहब देखिए, पहली बात है आपने एक बात को घुमा दिया, इसी को कहते हैं गोदी मीडिया, इसीलिए गोदी मीडिया कहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपने बात को दूसरे से घुमा दिया। चलिए वो आपकी मर्जी है, आपकी ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। दूसरी बात ये है कि आज ये 40-50 साल पुरानी तो आज उधेड़ने से फायदा तो है नहीं। और बात ये भी सही है कि क्या रस्तोगी साहब को उन्हीं की जमीन दी जा रही है। उसके बावजूद आप 10 साल से छक मार रहे थे। क्या कर रहे थे आप 10 साल पहले? आपको नहीं दिखाई दिया कि इनके साथ जुल्म हुआ है? आज 10 साल छोड़िए, आप अभी 4 साल पहले बैठे तब भी आपको जुल्म नहीं दिखाई दिया। तब क्यों उनका जुल्म दिखाई दिया? जुल्म देख लीजिए। जुल्म देखना है तो अखलाक के साथ जो हुआ है, जुल्म देखना है तो जो मॉब लिंचिंग हुई है, जुल्म देखना है तो जानवर के नाम पे इंसान को काटा गया, वो जुल्म भी आप देखिए। आप उस जुल्म को देख नहीं रहे। लेकिन जहां आपको इलेक्शन लड़ना है, जब इलेक्शन का टाइम आ गया, आप करना है, हिंदू अपीसमेंट करना है, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है, वहां आप मुस्लिम कर रहे हैं कि मुस्लिम भी ऐसा करते थे और सरकार ऐसा करती। मैं कांग्रेस से भी कहूंगा, मैं खुद अपनी पार्टी से भी कह रहा हूँ कि हम चाहे जितना रोजगार पे बात कर ले, हम चाहे जितनी डेवलपमेंट में बात कर ले, हम चाहे किसी चीज में बात कर ले, जनता ने माइंड बना रखा हिंदू मुस्लिम का। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हिंदू मुस्लिम का जवाब कैसे देना है। उस जवाब से भागिए नहीं। जनता को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि चाइना अंदर आ गई। जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है कि नेपाल का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने भारत की जमीन कब्जा कर रखी है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको ये देखना है कि अब्दुल को कहाँ पीछा जा रहा है, अब्दुल का घर कैसे गिराया जा रहा है, वो इस चीज में खुश है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि अभी जो घर गिरा है, जो साहू वाले, उसमें जो लड़का था मुसलमान, का नाम भी भूल गया उसका, कांग्रेस का कौन सा लीडर गया उसके वहां बात करने के लिए? भाई वो तो उनको जाना चाहिए था ना। बहुत बड़े मुस्लिमवादी बन गए हैं और बहुत बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बन गए। भाई मुरादाबाद, हाशिमपुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कितने कांड हैं जो कांग्रेस की देन है। लाइन से खड़ा करके कांग्रेस ने अपनी सरकारों में अपने ही सुदेश वालों पे मुसलमानों को बनवा दिया। आज मुसलमान की दुहाई दे रहे, मुसलमान से वोट मांग रहे हैं लोग, मुंह से मांग रहे हैं। बेशर्म है ये लोग। तो मैं साफ बात कहूंगा, हमको नुकसान है इनके साथ, बिल्कुल को। और डरते की चोट से कहूंगा इस बात को। मैं पार्टी में इस बात को कहता हूँ कि हमको इनसे नुकसान है। और ये लोग हमेशा मुसलमान हमको वोट दे, मुसलमान हमको वोट दे। अरे मुसलमान छोड़ो, तुम पहले अपने हिंदू वोट दो। ब्राह्मण परिवार के हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं वोट ले पा रहे ब्राह्मणों का? लेना पहले भैया, पहले अपना तो खूंटा मजबूत करो प्रॉपर का। जो पहले वोट था ब्राह्मण, पहले वो खूंटा मजबूत करो, फिर दूसरे को सोचो। लेकिन हर कोई ये लगा रहता है कि वो मुसलमान वोट हमको मिल जाए। अरे क्यों मिल जाए? तुमने कौन से मुसलमान ने कोई गुलामी निकाल रखी है? ठीक है, मुसलमान ने आप ये चाहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस को वोट ना करे, तो किसको वोट करेगा मुसलमान? समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को? ये बताइए, मुसलमान कांग्रेस को क्यों वोट करें? मुरादाबाद में नमाज पढ़ते हुए नमाज में तो अच्छा, आप राहुल गांधी के साथ अलायंस करें, आप राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमें, आप राहुल गांधी के साथ लंच करें, आप राहुल गांधी के साथ डिनर करें, आप राहुल गांधी के साथ रैलियां करें, आप राहुल गांधी के साथ संबोधन करें, आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन मुसलमान क्या करे क्या ना करे ये आप बताएंगे। और जहां तक लारी साहब और जहां तक गोदी भाई साहब, जहां तक आपने गोदी मीडिया वाली बात बोली, उसी गोदी मीडिया की गोद में बैठकर आप लोग सब सवाल उठाते हैं। उसी गोदी मीडिया के गोद में बैठे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जनता के सामने सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। तो आप गोदी वाले कैसे नहीं हुए? कांग्रेस हमको सीटें नहीं देगी, हम कांग्रेस को सीटें देंगे तब अलायंस कंफर्म माना जाएगा। यूपी के अंदर नहीं है। देखिए, वो आप लोगों का अपना मैटर है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आप मुसलमानों से क्या अपील कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? मैं चाहूंगा वैभव त्रिपाठी इस पर जवाब दे दे, फिर मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं।
वैभव त्रिपाठी जी। विवेक, बेसिकली एक बात का मैं खंडन कर दूं लारी साहब से कि हम मुस्लिमवादी नहीं, हम तो भाई राष्ट्रवादी हैं, देश की बात करते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं। आपको अगर ये लगता है कि कांग्रेस के साथ मुसलमान को नुकसान हुआ है तो शायद ओवैसी के साथ लाभ हुआ हो, और ओवैसी के साथ लाभ मुसलमान लारी जैसे लोग वो बैठे तो मिस्टर लारी आपने डिबेट को ही बेवजह दूसरी जगह घुमा दिया है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। लेकिन मामला ये है जहां एक तरफ ये सरकार विफलता उनको अपने छिपा है, हिंदू मुस्लिम आगे कर रही, और उसमें कांग्रेस को दोष देके परोक्ष रूप से आप भाजपा के हितैषी ही बन रहे। कोई इशू नहीं है, हमने कभी ये कहा ही नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, अरे मिस्टर लारी चुप हो जाइए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि सत्ता हमारे लिए प्रमुख नहीं है, सत्ता के लिए हम नहीं, हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए राजनीति कर रहे हैं और हम मुद्दों को उठाते रहेंगे। अब उससे लारी को क्या फर्क पड़ता है, आलोक पांडे को, विवेक को, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं है। इसमें अब आपके मिस्टर लारी आपके बीच मिस्टर लारी आप लोगों ने आदर्शन पार्टी बनाया है, जो बात चल रहा है देश में वो आपकी देन है। हिंदू मुस्लिम आप करते थे, हिंदू मुस्लिम आप करते थे, मुसलमानों देश के मुद्दे ज्यादा गंभीर है मिस्टर लारी, आपके मुद्दे से देश के मुद्दे में खड़ा करके लाइन से 40 मुसलमान को मार दिया। आप उसको बताइए, आप क्या रहा है, बताइए बात की चल रहा है। ठीक है, एक एक करके भाई साहब, नहीं आ रही आवाज। भविष्य को गर्त में डाला है भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं आपके जवाब के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ। देश के युवाओं के भविष्य को भाजपा ने जैसे गर्त में डाला है, हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लारी के मुद्दे होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण, लेकिन देश के मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हिंदुओं का, मुसलमानों का, देश का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया। ये विवेक को लगाना है, भूखमरी का देश था भारत, 1947 में मंगल तक पहुंचाया हमने है, मंगल तक कांग्रेस ने देश को पहुंचाया है, और देश को बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, आप कह रहे हैं मंगल तक, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा मंगल कांग्रेस ने किया। आलोक पांडे आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, वापस आ रहा हूं आपके पास। आलोक पांडे जी, समय सीमित। आलोक पांडे जी, उसमें संजीव कौशिक आपके पास आ रहा हूं। आलोक पांडे जी। विवेक भाई, एक उदाहरण मैं देता हूं जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पाप में भागीदार है। मुजफ्फरनगर दंगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्य में सपा की सरकार, दंगा हुआ, दोनों कैंप लगे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी मिला मुसलमानों से, ये गए नहीं हिंदू कैंप में। ये ऐसा खेल खेलने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं से मिलने नहीं गए मुजफ्फरनगर दंगे में। आप समझिए इनका स्तर क्या है। उसके बाद जिनको मुआवजा देना था उसमें एक भी हिंदू समाजवादी पार्टी ने शामिल नहीं किया कांग्रेस ने। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि दंगा पीड़ित अगर दोनों धर्म के लोग हैं तो मुआवजा केवल मुसलमानों को क्यों? तो ये केवल मुसलमान पार्टी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ये है कांग्रेस का सेकुलरिज्म, धोखेबाज पार्टी है। ये कहती है मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ये पार्टी है कांग्रेस। आप इसकी सोच देखिए कितनी जहरीली है कि एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक जगह से कहता है मुसलमान का मतलब कांग्रेस। अगर भारतीय जनता पार्टी कहे हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू, तो ये खोपड़ी के बल खड़े हो जाएंगे। इसका जो पूरा तंत्र है टीवी में बैठ के गोदी मीडिया का उपयोग करके ये कहेंगे कि देश बर्बाद हो गया, देश को खत्म कर दिया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया। और उसके बाद क्या कहता है कांग्रेस का मुख्यमंत्री तेलंगाना का, कहता है मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ये सेकुलरिज्म है जो मुसलमानों के पक्ष में मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हिंदू का मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब हिंदू। मतलब आप कह रहे हैं मुआवजा भी धर्म देकर दिया जाता था। मैं संजीव कौशिक जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। विवेक भाई, सच बात यह है कि दंगा किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता है, और दंगे के बाद की जो विभीषिका होती है उसको देख करके निश्चित तौर पे मुंह कलेजे को आ जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि उन लोगों के साथ मजाक हो रहा है आज। जो लोग भी वहां से उन परिस्थितियों में दंगा की वजह से पलायन कर गए, जगह छोड़ दिए, उनका कम से कम ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 1978 की बात है, 48 साल हो गए।
जो व्यक्ति उस समय 48 साल का रहा होगा वो स्वर्गवासी हो गया होगा। जो व्यक्ति पैदा लिया होगा जो बच्चा उस समय, वो निश्चित तौर पे 48 साल का हुआ होगा, 22 साल का उसका बेटा होगा उसके घर में। और स्थिति ये है कि आप वैसे लोगों को कह रहे हैं कि बाहर से सब कुछ समेट के आप वापस आ जाइए, हम आपको 100 गज का पट्टा दे रहे हैं आपको, वो भी सरकारी जमीन पे। और ये सरकारी जमीन पे जो देने की बात है, निश्चित तौर पे आप उसके दंश को और बाहर, अरे भाई आलोक भाई चिल्ला क्यों रहे हैं आलोक भाई, हमें बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 गज का पट्टा देकर के आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि आप बाहर शहर से सारा काम धाम छोड़ करके एक बार पूरा शहर से गाँव की तरफ पलायन करके आइए और ये 100 गज की जमीन पे आइए और बस जाइए, और फिर यहाँ पर ठेला लगा दीजिए। आप मजाक बना दिया है क्या? सच बात यह है कि हमें कोई एतराज नहीं होती यदि उसके उन जमीनों को वापस दिलाया जाता, जो कब्जा कर लिए गए, जो छीन लिए गए, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तुष्टीकरण के लिए केवल और केवल इलेक्शन सर पे है, हमने इतने लोगों को ला करके बसा दिया। अरे कौन जा रहा है बसने भाई? गिने चुने लोग जो स्टोरी बनाने के लिए, स्टोरी करने के लिए जिन लोगों को आपने बुलाया है, वो बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे। शहर छोड़ के कोई जाएगा 100 गज जमीन के लिए गाँव में जाएगा, उस जगह से जहाँ से पलायन कर गया हो। यदि आप ईमानदार हैं तो उसकी सारी जमीनें उसको वापस करवा दीजिए, यदि आप इंसाफ चाहते हैं तो। ये मजाक कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। शहर छोड़ के 22 साल का बच्चा जितना होगा, जो 48 साल का व्यक्ति होगा, वो कतई शहर छोड़ के अपना कारोबार छोड़ के नहीं जाएगा आपके गाँव में बसने के लिए और इस तरह की गंदी राजनीति करने के लिए। चंद लोगों को बैठाइए, चंद लोगों से रिपोर्ट कराइए, चंद लोगों को बैठाइए। नहीं, हिंदुओं को आगे रखने के लिए, हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए पहले की सरकारों में विल पावर की कमी नजर आती थी। संजीव कौशिक जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं है ये विवेक भाई, ये इंसाफ नहीं, ऐसा डर लगता था कि क्या हिंदुओं को अगर आगे बढ़ाएंगे या उनकी बात करेंगे तो मुसलमान वोट बैंक छिटक जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे ये इंसाफ नहीं है, मजाक है। हिंदू भी समझ रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप 100 गज जमीन दे करके बोल रहे हैं कि आप गाजियाबाद से दिल्ली से अलग अलग शहरों। चौबे जी से जल्दी से 10 सेकंड में चौबे जी से जवाब इसका। 100 गज जमीन देकर कौन से हिंदुओं का भला हो रहा है? चौबे जी से सवाल है। हाँ, देखिए, ये एक संकेत है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ, जो डर से, जो भय से अपना त्योहार, आपको पता है जिस दिन ये दंगा हुआ था उस दिन हिंदुओं की होली थी, और इस रंग जो है होली खेलने की वजह से ही इन लोगों ने, जो इनका एक छात्र नेता था, जो मुस्लिम छात्र नेता था, जो कांग्रेस पार्टी का था, उसने भ्रम फैला दिया था कि मुस्लिम लड़कियों के ऊपर रंग फेंक दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जो तांडव हुआ, जो माहौल बना, उस माहौल का आज जो है न्याय हो रहा है। और उसको एक छोटी सी बात कह देना, ये बहुत बड़ा। अच्छा, आप ही कह रहे हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, तो फिर इसमें सियासत क्यों देखी जा रही है? और ये मुद्दा मुझे नहीं लगता अभी शांत होने वाला है। और ये मुद्दा अभी जिस तरह से आजकल सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, जैसे सपा को रामद्रोही बता रहे हैं, ये मुद्दा अभी आने वाले चुनाव में और बढ़ने वाला है और इस पर बहस भी बढ़ेगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी अलग अलग मुद्दों पर हम आपको कनेक्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंहासन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।